नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के 3 भाग मैं आपके बीच प्रदर्शित कर चुका हूं और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं मेवाड़ के इतिहास का अंतिम भाग, भाग 4। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने ये चारों भाग अच्छी तरह देख लिए हैं तो मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आज का वीडियो जो है ये प्रारंभ होगा रतन सिंह द्वितीय से लेकर महाराणा भीम सिंह तक। तो रतन सिंह द्वितीय जो थे वो राणा सांगा के पुत्र थे और आखिरी मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे भीम सिंह। तो रतन सिंह द्वितीय से लेकर महाराणा भीम सिंह तक का संपूर्ण मेवाड़ का अध्ययन हम आज करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से व्यवस्थित क्रम में सारा का सारा अध्ययन मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा सांगा, जिनका नाम महाराणा संग्राम सिंह था, की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह द्वितीय कौन था तो देख लीजिए आप। यह जोधपुर की राजकुमारी तथा राणा सांगा की पटरानी धनबाई का पुत्र था। अगला प्रश्न है, रतन सिंह द्वितीय को किसके द्वारा मारा गया तथा इसके स्थान पर इसका सौतेला भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना? तो रतन सिंह द्वितीय की हत्या कर दी गई थी सूरजमल के द्वारा। और ये सूरजमल कौन था? ये बूंदी शासक जो था सूरजमल, राणा रतन सिंह द्वितीय का बहनोई था। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य राणा सांगा की किस रानी का पुत्र था? तो विक्रमादित्य जो था वो राणा सांगा की जो रानी थी करमवती, उसका पुत्र था। तो विक्रमादित्य राणा सांगा की रानी करमवती का पुत्र था। चौथा प्रश्न है, विक्रमादित्य में शासक के गुण नहीं थे, यह एक अयोग्य शासक था। इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया? तो विक्रमादित्य जो था वो एक अयोग्य शासक था और इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया? तो आक्रमण किया गया था गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के द्वारा और बहादुर शाह ने मार्च 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अब देखिए, थोड़ी सी इस प्रश्न की व्याख्या के संदर्भ में जानकारी मैं आपको दे देता हूं साथियों। मार्च 1533 में जो है इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर बहादुर शाह, जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था मार्च 1533 में। और विक्रमादित्य की माता करमवती ने 24 मार्च 1533 को रणथंबोर दुर्ग व काफ़ी धन देकर बहादुर शाह के साथ संधि कर ली और बहादुर शाह जो है वो बिना युद्ध लड़े ही वापस गुजरात लौट गया। अगला प्रश्न है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण कब किया? तो पहला जो आक्रमण किया था मार्च 1533 में, वो तो करमवती के द्वारा संधि कर ली गई थी, इसलिए वो आक्रमण सफल नहीं रहा था। संधि करके गुजरात का सुल्तान जो था वो वापस लौट गया था। लेकिन गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर वापस आक्रमण किया अगले वर्ष 1534 में। अब देखिए, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं अपन। व्याख्या के अंदर से भी प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। करमवती ने चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, परंतु हुमायूं समय पर सहायता नहीं दे पाया। तो करमवती ने अपने दोनों पुत्रों का नाम था विक्रमादित्य तथा उदय सिंह, को बूंदी, जो ननिहाल था, हाड़ा रानी थी करमवती, तो हाड़ा रानी करमवती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया तथा देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को महाराणा विक्रमादित्य का प्रतिनिधि बना दिया। रानी करमवती ने 5 मार्च 1535 में 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। तो ये जो था साथियों
1535 में। ये था चित्तौड़ का दूसरा जौहर। पहला जो हुआ था वो 1303 में हुआ था राणा रतन सिंह के समय, आप सभी जानते हैं, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, महाराणा विक्रमादित्य की रानी जिसने राजमाता करमवती के साथ जौहर किया था। तो महाराणा विक्रमादित्य की रानी जिसने राजमाता करमवती के साथ जौहर किया था उसका नाम था जवाहर बाई। तो जवाहर बाई जो थी वो राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की पत्नी थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जवाहर बाई ने राजमाता करमवती के साथ जौहर किया था। राजपूतों ने रावत बाग सिंह व राणा सज्जा सिंह के नेतृत्व में केसरिया वस्त्र धारण करके दुर्ग के फाटक खोल दिए तथा बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका हुआ। अगला प्रश्न इसी व्याख्या के संदर्भ में ही है, जिसकी व्याख्या मैं प्रश्न 6 में कर चुका हूँ। राजपूतों ने बहादुर शाह के विरुद्ध किसके नेतृत्व में लड़ते हुए चित्तौड़ दुर्ग के फाटक खोल दिए तथा बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो वो थे रावत बाग सिंह तथा राणा सज्जा सिंह, और ये चित्तौड़ का दूसरा साका था, चित्तौड़ का दूसरा साका। अगला प्रश्न है, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये हत्या की गई थी बनवीर के द्वारा। यह पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पूतल दे का पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी पूतल दे, इसका पुत्र था बनवीर, और विक्रमादित्य की हत्या करके यह मेवाड़ का शासक बन गया था। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मेवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है पन्नाध्याय। अब देखिए क्यों है साथियों ये प्रसिद्ध पन्नाध्याय। इसने महाराणा सांगा के 5वें पुत्र उदय सिंह की अपने पुत्र चंदन की बलि देकर जान बचाई। तो राणा सांगा के 5वें पुत्र थे उदय सिंह। उदय सिंह की इन्होंने जान बचाई थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर से। यही उदय सिंह 15 वर्ष की अल्प आयु में 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ का शासक बना। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करके अपने सिंहासन में अवरुद्ध समझने वाले इसके छोटे भाई उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ बढ़ा। इसकी खबर उदय सिंह की धाय पन्नाध्याय को पहले से ही लग गई थी, और पन्नाध्याय ने भोजन के बर्तनों को उठाने वाली बारी को अपने पास बुलाकर एक फलों की खाली टोकरी में उदय सिंह को लेटाकर ऊपर वृक्षों के पत्ते रखकर नाई को तत्काल इस टोकरी को बाहर ले जाने के लिए कहा, और उस ध्याय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। तो राजकुंवर उदय सिंह के स्थान पर पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर महल में पहुंचा। बनवीर के पूछने पर धाय ने कांपते हुए अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया। बनवीर ने वहां सोते हुए चंदन को राजकुमार उदय सिंह समझकर उसकी हत्या करके वापस राजमहल से लौट गया। तो अपने पुत्र की बलि देकर इसने उदय सिंह को बचाया था, इसलिए मेवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है पन्नाध्याय। अगला प्रश्न है, 1540 में मेवाड़ी सरदारों का सहयोग लेकर किस स्थान पर उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर इसकी हत्या कर दी तथा अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया? तो किस स्थान पर? तो स्थान आ जाएगा मावली स्थान पर। यह आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह, किस स्थान पर बनवीर को पराजित करके जो है वो उदय सिंह ने अपने पैतृक राज्य पर अधिकार किया था, तो वो है मावली स्थान। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगान अधीनता स्वीकार की थी? तो मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी वो था उदय सिंह। 1543 में शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तथा उदय सिंह ने शेर शाह को चित्तौड़ किले की चाबियां सौंप दी थी तथा इसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। तो मेवाड़ का पहला शासक था उदय सिंह जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए चित्तौड़ दुर्ग में किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो शेर शाह सूरी ने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए चित्तौड़ दुर्ग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था शम्स खां को। 1545 में
कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तथा उदय सिंह ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और उदय सिंह ने इसकी मृत्यु के बाद पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक जिसने 1559 में उदयपुर शहर बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाकर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वर्ष भी पूछा जाता है। उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1559 में। किसके द्वारा की गई थी? उदय सिंह के द्वारा। और उदय सागर झील का जो निर्माण है ये भी उदय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस कारण से मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ शासक महाराणा उदय सिंह से अत्यधिक नाराज हुआ तथा चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर ने आक्रमण कर दिया? तो वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से मुगल बादशाह अकबर जो है वो महाराणा उदय सिंह से नाराज हुआ और उसने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया? तो वो कारण है, उदय सिंह ने अकबर के शत्रु नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ तथा मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। तो नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ तथा मालवा के शासक बाज बहादुर को उदय सिंह के द्वारा शरण दी गई थी। इसी कारण से अकबर ने मेवाड़ पर या चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय लिया। अगला प्रश्न है, उदय सिंह ने किस दुर्ग में आपातकालीन बैठक बुलाकर ये निर्णय लिया कि जयमल व फत्ता राठौड़ को इस दुर्ग की रक्षा का कार्य सौंपा जाएगा? वह स्वयं महाराणा गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर की रक्षा करेंगे। तो चित्तौड़ के दुर्ग में ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी उदय सिंह के द्वारा और इसी आपातकालीन बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जयमल और फत्ता राठौड़ को इस दुर्ग की रक्षा का कार्य सौंपा जाएगा और जो स्वयं महाराणा है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर की सुरक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 साका हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। चित्तौड़ का तीसरा जो शाखा हुआ था वो हुआ था 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। यह आपको ध्यान में रखना है, तारीख भले ही आपको याद नहीं हो लेकिन वर्ष परीक्षाओं में निश्चित आता है 1568। ये अच्छी तरह आप ध्यान में रखिएगा। फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, इसके नेतृत्व में 7000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको व्याख्यात्मक जानकारी दे देता हूँ चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में। तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। 6 माह की लड़ाई के बाद अकबर ने बारूद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार को उड़ा दिया। रात को जयमल राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने उस दीवार की मरम्मत करने लगे। तब अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ को गोली मारी। वह गोली जयमल राठौड़ के पैरों में लगी। उसी रात राजपूतों ने दूसरे दिन युद्ध करने के लिए दुर्ग के फाटक खोलने का विचार किया। 24 फरवरी 1568 को सुबह दुर्ग के फाटक खोलकर राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध आक्रमण किया। इसी आक्रमण में जयमल राठौड़ व फत्ता राठौड़ व जयमल का जो भतीजा था कल्ला राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और 25 फरवरी 1568 को फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। तो ये 1568 में जो जौहर साका हुआ था ये था चित्तौड़ का तीसरा साका। पहला 1301, दूसरा 1535 और तीसरा 1568। अगला प्रश्न है, अकबर पर प्रथम व अंतिम अमिट कलंक जो जीवन भर हट नहीं सका कौन सा है? तो बादशाह अकबर पर लगा पहला और अंतिम कलंक कौन सा रहा है? तो वो रहा है चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश देना। यह आपको ध्यान में रखना है, चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश देना ये अकबर के नाम पहला और अंतिम कलंक माना गया है। इस कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने जयमल व फत्ता की हाथियों पर विराजित पाषाण मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगवाई ताकि अकबर इस कलंक को मिटा सके। इसलिए अकबर ने क्या किया, जयमल और फत्ता की हाथियों पर विराजित पाषाण मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगवाईं। हालांकि आगे चलकर औरंगजेब ने जो है इन्हें नष्ट करवा दिया था। अगला प्रश्न है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु है ये हुई थी गोगुंदा में। होली के दिन हुई थी इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। और उदय सिंह की छत्री अगर आपसे पूछी जाए तो उदय सिंह की छत्री है गोगुंदा में। अगला प्रश्न है,
महाराणा उदय सिंह ने अपने जीवन काल में किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो महाराणा उदय सिंह ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था जगमाल को। याद रहे, महाराणा उदय सिंह का ही पुत्र था महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था इन्होंने अपने जीवन काल में। उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया था जगमाल को। अब ये जगमाल कौन था? जैसलमेर के भाटी वंश की पुत्री रानी धीरबाई का पुत्र था जगमाल, और जगमाल जो था वो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था। अब क्या कारण है कि जगमाल को उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो उदय सिंह को अपनी छोटी रानी से अत्यधिक लगाव था और जगमाल को अपने जीते जी ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन हुआ क्या साथियों, मेवाड़ी सरदारों व प्रताप के मामा अखेराज सोनगरा ने इसे हटाकर मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी उदय सिंह के बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को शीघ्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया। अगला प्रश्न है, दत्तानी का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ? तो दत्तानी का जो युद्ध है वो 1583 में हुआ था, देवड़ा, सुरतान तथा जगमाल के मध्य। ये आपको ध्यान में रखना है। दत्तानी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1583 में हुआ था, देवड़ा, सुरतान तथा जगमाल के मध्य। इस युद्ध में जगमाल लड़ता हुआ मारा गया था। जब प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया तो नाराज होकर जगमाल अकबर के पास चला गया। तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी प्राप्त कर ली सरदारों के सहयोग से, तो इससे नाराज होकर जगमाल जो है वो अकबर के पास चला गया तथा अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर व आधा सिरोही राज्य जो देवड़ा सुल्तान के अधीन था उसे दे दिया, जिससे सुल्तान व जगमाल के मध्य युद्ध हुआ। तो किस कारण से यह युद्ध हुआ? तो उसका आपको पता चल ही गया है कि आधा सिरोही राज्य जो अकबर ने जो है वो जगमाल को दे दिया था, वो सिरोही राज्य जो है देवड़ा सुल्तान के अधीन था। इसी वजह से सुल्तान और जगमाल के मध्य दत्तानी का युद्ध हुआ और इसी में जगमाल लड़ता हुआ मारा गया। उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ का शासक बन गया था और महाराणा प्रताप का जो शासनकाल रहा है साथियों वो रहा है 1572 से 1597 ईस्वी। अब महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको मेरे चैनल पर पहले वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित कर चुका हूं और महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी कौन बना? महाराणा प्रताप का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था अमर सिंह, और अमर सिंह का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक। अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो प्रश्न आ जाए राज्याभिषेक का, तो अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था चावंड में। अगला प्रश्न है, ऊंटाला का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऊंटाला का जो युद्ध है वो लड़ा गया था मेवाड़ सेना तथा मुगल सेना के मध्य। मेवाड़ सेना का नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बने थे। अमर सिंह के शासक बनते ही अकबर के आदेश पर सलीम ने 1599 में उदयपुर पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के पश्चात जो युद्ध लड़ा गया था वो ऊंटाला स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम रखा गया है ऊंटाला का युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने 1605 में शासक बनते ही किन किन के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण हेतु मुगल सेना भेजी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहांगीर जो है वो 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात शासक बन गया था, मुगल बादशाह बन गया था और शासक बनते ही जहांगीर ने किन किन के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु मुगल सेना भेजी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए साथियों, जो सेना भेजी गई थी वो भेजी गई थी जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में। 1605 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इसके बाद में 1608 में जहांगीर ने महावत खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी। इसके पश्चात 1613 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बना, तथा सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी और मुगल सेना को जहांगीर ने 2 आदेश दिए। कौन कौन से 2 आदेश दिए थे? पहला
कि मेवाड़ के खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दिया जाए, और दूसरा है मेवाड़ में जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दिया जाए। तो देखिए, अब 1605 का अभियान और 1608 का जो अभियान था ये असफल रहा था। 1605 में मुगल सेना और मेवाड़ सेना के मध्य युद्ध हुआ था देबारी के समीप, जिसमें मुगल सेना पराजित हुई थी। इसके बाद में 1608 में जो महावत खां के नेतृत्व में जहांगीर ने मुगल सेना भेजी थी, ये सेना भी जो है वो मेवाड़ी सेना से पराजित हुई थी। इसके बाद में 1613 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम व सेनापति अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और ये 2 आदेश भी दिए थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ये आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि अमर सिंह के पिता महाराणा प्रताप आजीवन जो हैं वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। महाराणा प्रताप के संदर्भ में सारी की सारी जानकारी जो है मेरे आई बटन के वीडियो में दी गई है, आप देखिए, आपको निश्चित रूप से पूर्ण लाभ मिलेगा। तो पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था महाराणा अमर सिंह। 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह ने खुर्रम से भेंट कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये वर्ष पूछा जाता है परीक्षा में कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, तो 1615 में। अमर सिंह ने झाला हरिदास तथा शुभकरण के साथ संधि का प्रस्ताव खुर्रम के पास गोगुंदा में भेजा, तथा खुर्रम ने यह संधि प्रस्ताव मुल्ला शकुल्ला शिराजी तथा सुंदरदास के हाथों अजमेर में जहांगीर के पास भिजवाया, क्योंकि उस समय जहांगीर जो था वो अजमेर में ही था। तो संधि प्रस्ताव जो है वो किस तरह से जो है खुर्रम के पास अमर सिंह ने भिजवाया, और किस तरह से वो प्रस्ताव खुर्रम के द्वारा जहांगीर के पास भिजवाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, किन के माध्यम से ये प्रस्ताव भेजा गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर तथा अमर सिंह के मध्य हुई संधि के प्रमुख प्रावधान कौन से थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में जो संधि हुई थी 1615 में, इसके प्रावधान जो थे वो कौन कौन से थे। परीक्षाओं में निश्चित रूप से कथन के माध्यम से प्रश्न आता है। तो पहला प्रावधान ये था साथियों कि मेवाड़ महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। तो अमर सिंह ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो मुगल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। महाराणा के स्थान पर इनका ज्येष्ठ पुत्र जो था, अमर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था करण सिंह, मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो महाराणा ने स्वयं उपस्थित होने से इनकार कर दिया। और कौन होगा महाराणा की अनुपस्थिति में मुगल दरबार में उपस्थित, तो अमर सिंह का पुत्र करण सिंह होगा। मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से सर्वप्रथम उपस्थिति देने वाला व्यक्ति कौन था, यह प्रश्न आता है परीक्षा में, तो उत्तर हो जाएगा करण सिंह। दूसरा प्रावधान था चित्तौड़ दुर्ग अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा, इस शर्त पर कि महाराणा कभी भी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। तीसरा प्रावधान था करण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थिति देगा। और चौथा प्रावधान था मेवाड़ महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये चारों प्रावधान आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह की छत्री कहाँ स्थित है। तो महाराणा अमर सिंह की जो छत्री है ये है आहड़ में स्थित। उदयपुर में 26 जून 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हुई थी, और आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी है। और इन शमशान घाट में पहली जो छत्री है ये है अमर सिंह की छत्री। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना। तो महाराणा अमर सिंह के पश्चात मेवाड़ का शासक जो बना, उत्तराधिकारी बना, वो था करण सिंह। और करण सिंह का जो शासनकाल है वो है 1620 से लेकर 1628 ईस्वी। करण सिंह पहला शासक था साथियों जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, आपको ध्यान में रखना है संधि के तहत। और प्रथम शासक था मेवाड़ का करण सिंह, जिसे मुगलों के द्वारा मनसबदारी से अलंकृत किया गया था। तो अकबर ने प्रारंभ की थी ये मनसबदारी व्यवस्था। और मेवाड़ का पहला शासक जो मुगलों के द्वारा मनसबदारी से अलंकृत किया गया था वो भी कौन था, करण सिंह था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के विरुद्ध उसके पुत्र खुर्रम या शाहजहां ने विद्रोह किया। तो आपको पता है कि 1622 में शहजादे खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और वो मेवाड़ आ गया था। तो विद्रोह करने के पश्चात खुर्रम को राजपुताना के किस शासक ने शरण दी थी,
तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा महाराणा कर्ण सिंह ने। तो आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी है कि खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह करने के पश्चात वो मेवाड़ आया, और मेवाड़ के किस शासक ने उसे शरण दी थी, तो वो दी थी कर्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है पिछोला झील, यह है उदयपुर में, और इस झील में जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, पिछोला झील में जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया। तो प्रारंभ की अगर आपसे बात पूछी जाए तो जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था महाराणा कर्ण सिंह ने। और यदि बात पूछी जाए जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया, तो पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। और ये जगत सिंह प्रथम कौन था, तो ये जो था ये कर्ण सिंह प्रथम, कर्ण सिंह का जो है वो पुत्र था। तो कर्ण सिंह ने इस जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, और कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम ने इन महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने 1615 में संपन्न की गई मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो आप सभी जानते हैं कि संधि के तहत ये प्रावधान रखा गया था औरंगजेब के द्वारा कि चित्तौड़ के दुर्ग पर मेवाड़ का अधिकार माना जाएगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा कभी भी इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। तो इस संधि शर्त को जो है वो किस महाराणा के द्वारा आगे चलकर तोड़ा गया, तो वो तोड़ा गया था महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। और महाराणा जगत सिंह का शासनकाल था 1628 से 1652 ईस्वी। और ये जगत सिंह प्रथम कौन था, तो ये था महाराणा कर्ण सिंह का पुत्र। तो देखिए साथियों, महाराणा जगत सिंह ने जो है वो अपने शासनकाल में दोहरी नीति अपनाई थी। अब दोहरी नीति क्या थी वो देख लीजिए आप। इसने अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाई रखी। जगत सिंह ने एक और तो अपने आसपास के छोटे राज्यों पर अधिकार कर अपना प्रभुत्व जमाए रखा, और दूसरी ओर मुगल बादशाह शाहजहां से व्यर्थ का झगड़ा मोल न लेकर अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रखने का इसने प्रयास किया। और इसी के चलते 1615 में मुगल मेवाड़ संधि का इसने उल्लंघन भी कर दिया। अब इस प्रावधान का जब उल्लंघन किया तो 1631 में महाराणा जगत सिंह के समय एक फरमान जारी किया गया था। और ये फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, ये फरमान जारी किया गया था शाहजहां के द्वारा। फरमान जारी करने का कारण क्यों था, क्योंकि जहांगीर और अमर सिंह के बीच में 1615 में जो संधि हुई थी, उस संधि के प्रावधान को जगत सिंह प्रथम ने तोड़ा था। तो क्या फरमान जारी किया था खुर्रम शाहजहां ने, 1631 में ये फरमान जारी किया गया था कि प्रतापगढ़ व शाहपुरा रियासतों को मेवाड़ रियासत से अलग रियासत माना जाएगा। तो शाहपुरा और प्रतापगढ़ रियासतों को शाहजहां ने अलग अलग रियासतों के रूप में मान्यता दे दी। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा ने उदयपुर में जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप यकीन मानिए अगर आपने ये सारे प्रश्न अच्छी तरह पढ़ लिए हैं तो किसी भी हाल में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर उस प्रश्न को आपके बीच में प्रस्तुत किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उदयपुर में है जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर जो पंचायतन शैली में बना हुआ है, नागर शैली में ही है ये पंचायतन शैली। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा, जिनका शासनकाल था 1628 से लेकर 1652। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब देखिए पंचायतन शैली क्या होती है। इस शैली के तहत एक मुख्य मंदिर होता है और इस मुख्य मंदिर के चारों ओर चार छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। तो एक तो मुख्य मंदिर होता है जो बीच में होते हैं और इसके चारों ओर चार छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब अगला जो प्रश्न है वो है जगन्नाथ विष्णु मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये प्रश्न। जगन्नाथ विष्णु मंदिर का मुख्य वास्तुकार जो था वो था भाणा तथा उसका पुत्र मुकुंद। अब ज़्यादातर परीक्षाओं में केवल भाणा का ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन पूरा अगर उत्तर आपको दे दिया जाए तो उत्तर आ जाएगा इसका वास्तुकार था भाणा और इसका पुत्र मुकुंद, दोनों थे इसके वास्तुकार। इसी मंदिर में जगत सिंह प्रथम ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई और ये जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई गई थी जगत सिंह प्रथम के द्वारा,
इस प्रशस्ति का रचनाकार भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति का रचनाकार जो था वो था कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के काल में जहांगीर के विरोधी शहजादे खुर्रम को सूरत से उदयपुर बुलाया गया? वह उदयपुर के बादल महल में राजपूत सरदारों व राजाओं ने इसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो राजपूत सरदारों व राजाओं ने खुर्रम को शाहजहां की जो उपाधि प्रदान की थी वो किस शासक के काल में की गई थी? तो वो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में की गई थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर का विरोध किया? तो देखिए, ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर का विरोध किया था? तो जजिया कर का जो विरोध है वो किया गया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। जगत सिंह प्रथम का पुत्र था राज सिंह, जो 1652 से 1680 तक मेवाड़ का शासक रहा था। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। तो कारण क्या था कि औरंगजेब ने जो है वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। 1679 में जो है औरंगजेब ने हिंदुओं पर कर लगाया था जजिया कर। ऐसा नहीं है कि जजिया कर लगाने वाला पहला शासक औरंगजेब ही था, इससे पहले भी जजिया कर लग चुके हैं, हटाए भी जा चुके हैं। लेकिन 1679 में औरंगजेब ने फिर से ये कर लगाया और राज सिंह ने हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष की हैसियत से जो है इस कर का विरोध किया था। अब इसमें दो कारण और भी आते हैं कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो संबंध थे वो क्यों बिगड़े। तो उसका कारण था कि महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और अजीत सिंह का जो संरक्षक था दुर्गादास राठौड़, जो मारवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, इन दोनों को राज सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। इस वजह से औरंगजेब जो था वो राज सिंह का शत्रु बन गया था। अगला प्रश्न है, हाड़ा रानी कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में इसके संदर्भ में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, हाड़ा रानी कौन थी? तो हाड़ा रानी जो थी वो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। तो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी हाड़ा रानी, और इसका वास्तविक नाम जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, हाड़ा रानी का वास्तविक नाम था सलह कंवर। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका वास्तविक नाम था सलह कंवर। अब देखिए, इस एविडेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हाड़ा रानी के बारे में। तो इस हाड़ा रानी का जो विवाह है साथियों, वो सलमपुर के राव रतन सिंह चुड़ावत के साथ हुआ था। सलमपुर के राव थे रतन सिंह चुड़ावत, जिनके साथ हाड़ा रानी का विवाह हुआ था। और विवाह के दूसरे दिन ही राव रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किशनगढ़ जाना पड़ा। तो विवाह के अगले दिन ही जो है वो रतन सिंह चुड़ावत को महाराणा राज सिंह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? किशनगढ़ जाना पड़ा। रतन सिंह को अपनी नई नवेली रानी की याद सताने लगी, तो उसने अपने सेवक को रानी के पास भेजकर रानी की निशानी मांगी। अब भाई नई नवेली दुल्हन थी तो याद आना जायज़ है, और इसी वजह से जो है रतन सिंह चुड़ावत जो थे उन्होंने अपने सेवक को रानी के पास भेजा और निशानी मांगी कि कुछ निशानी भेज दो ताकि मुझे आपकी याद कम आए। हाड़ा रानी ने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर रतन सिंह चुड़ावत के पास भेज दिया। ये देखिए, ऐसे जो एविडेंस है वो इतिहास में कम ही देखने को मिलते हैं। निशानी जो मांगी थी तो निशानी के तौर पर हाड़ा रानी ने अपना सिर काटकर रतन सिंह चुड़ावत के पास भेज दिया था। और देखिए, इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर मेघराज मुकुल ने हाड़ा रानी पर जो है एक कविता भी लिखी है, और उस कविता का नाम है सेनानी। तो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेनानी जो है वो किसकी रचना है? तो सेनानी किसकी रचना है? तो ये रचना है मेघराज मुकुल की। देखिए, इसी सेनानी कविता की एक पंक्ति है, आपने सबने सुनी भी होगी कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। मतलब चुड़ावत ने एक निशानी मांगी थी और इस निशानी के बदले में चुड़ावत को रानी हाड़ा ने अपना सिर काटकर दे दिया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने सिहाड़, जो नाथद्वारा राजसमंद में है, में श्रीनाथ जी की मूर्ति, द्वारिकाधीश की मूर्ति
ये कहाँ पर है द्वारिकाधीश की मूर्ति? ये है कांकरोली राजसमंद में। तो कई बार प्रश्न आता है कि नाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये है सिहाड़ गांव में। और द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ है? तो ये है कांकरोली राजसमंद में। स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। तो ये मंदिर बनवाए गए थे महाराणा राज सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसके नेतृत्व में मुगल सेना मेवाड़ तथा मारवाड़ रियासत का दमन करने हेतु भेजी? तो औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ रियासत का दमन करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो वो भेजी गई थी अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में। अकबर के नेतृत्व में औरंगजेब ने सेना भेजी थी और महाराणा राज सिंह ने अकबर के सेनापति तहवर खां के माध्यम से राजगद्दी का लालच देकर अकबर को अपनी ओर मिला लिया। अब राज सिंह ने यहाँ जो है कूटनीति का परिचय दिया। राज सिंह ने क्या किया, जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उसका सेनापति था तहवर खां। उस तहवर खां को राजगद्दी का लालच देकर अकबर को जो है वो अपनी ओर मिला लिया। अकबर ने जनवरी 1681 में नाडोल, जो पाली में है, में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो अकबर जो है वो गया था मेवाड़ पर और मारवाड़ रियासत का दमन करने के लिए, और महाराणा राज सिंह की कूटनीति का शिकार हुआ और राजगद्दी के लोभ में उसने जो है नाडोल पाली में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील, यह है कांकरोली राजसमंद में, इसका निर्माण किसने करवाया? देखिए साथियों, झीलों के संदर्भ में अलग से वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा, राजस्थान के भूगोल की बात की जाएगी तब। यहाँ मैं आपको इसके बारे में फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ। राजसमंद झील जो है वो कांकरोली में है और इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य सरकार ने जो राजसमंद झील को है धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित कर रखा है, आप सभी जानते हैं। इस झील का उत्तरी भाग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आई बार परीक्षाओं में आता है। उत्तरी भाग इसका कहलाता है नौ चौकी। और इस नौ चौकी पाल पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत भाषा में नौ चौकी पाल पर किसके द्वारा मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है? तो रणछोड़ भट्ट ने जो है वो 25 शिलालेख स्थापित जो करवाए गए थे महाराणा राज सिंह के द्वारा, उन शिलालेखों पर जो है संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा था और इसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है राज प्रशस्ति को। तो राज प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो उत्तर आ जाएगा रणछोड़ भट्ट। और राज प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी? तो उत्तर आ जाएगा राज सिंह। अगला प्रश्न है, रूपमती। अब ये जो रूपमती थी, ये रूपमती कौन थी? तो रूपनगढ़ के शासक विक्रम सिंह सोलंकी की पुत्री थी। अब इसमें पूछा गया है कि रूपमती का संबंध किस मेवाड़ महाराणा से रहा है? देखिए आप प्रश्न अच्छी तरह समझ लीजिए। रूपमती का संबंध मेवाड़ के किस महाराणा से रहा है? तो इसका संबंध रहा है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या अपन कर लेते हैं। रूपमती का अन्य नाम जो है वो मिलता है चंचल कुमारी। रूपमती या चंचल कुमारी ने महाराणा राज सिंह का चित्र रूपनगढ़ के जनाना महल में एक मुसलमान बिसातीन के साथ देखा था और देखते ही मनी मन रूपमती ने जो है वो राज सिंह को अपना पति मान लिया था। औरंगजेब के आक्रमण के समय रूपमती ने राज सिंह की सहायता मांगी थी। राज सिंह ने रूपमती को सहायता भी दी थी तथा रूपमती से इसी समय विवाह भी कर लिया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक जिसने राजसमंद झील के किनारे मुगल बादशाह औरंगजेब से संधि की। तो मुगल बादशाह औरंगजेब से संधि जो की गई थी वो की गई थी राज सिंह के पुत्र महाराणा जयसिंह के द्वारा। और महाराणा जयसिंह का जो काल था वो था 1680 से 1698। तो पहली जो संधि की थी वो मेवाड़ के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वो अमर सिंह के द्वारा की गई थी जहांगीर से 1615 में। और औरंगजेब के साथ जो संधि की गई थी वो की गई थी मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, जयसिंह तथा औरंगजेब के मध्य जो संधि हुई थी 1681 में, इस संधि के प्रावधान क्या थे? देखिए ज़्यादातर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आपको प्रावधान ध्यान में होने चाहिए। कौन कौन से प्रावधान किए गए थे इस संधि के तहत? पहला प्रावधान है, जयसिंह ने मारवाड़ शासक अजीत सिंह को सहायता न देना स्वीकार कर लिया। जयसिंह ने कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को सहायता नहीं देगा। तो औरंगजेब खुश।
इसके अलावा जयसिंह ने जजिया के बदले मांडलपुर तथा बदनौर के परगने औरंगजेब को प्रदान किए। अब औरंगजेब खुश हो गया इससे। इसके बदले में औरंगजेब ने जयसिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया कि आप मतलब है मेवाड़ के हमेशा स्वामी बने रहेंगे और मेवाड़ पर कभी भी मुगल आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये भी एक आश्वासन दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा कि मेवाड़ पर कभी भी मुगल सेना आक्रमण नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो जयसमंद झील का जो निर्माण है ये करवाया गया था महाराणा जयसिंह के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वो देख लीजिए अच्छी तरह। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है जयसमंद झील। वैसे भारत की जो है वो दूसरी है ये जयसमंद झील। भारत की पहली जो है कृत्रिम झील वो है गोविंद सागर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर। इसका निर्माण जो है जयसमंद झील का वो 1685 से 1691 तक जयसिंह ने करवाया था। और इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। ये भी प्रश्न आता है। इस झील में कितने टापू हैं? तो ये भी प्रश्न आता है, 7 टापू हैं। अब देखिए आज की इस वीडियो के जो प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहला जो प्रश्न है वो है, जयसमंद झील में स्थित सबसे बड़े टापू का नाम आपको बताना है। जयसमंद झील में स्थित सबसे बड़े टापू का नाम आपको बताना है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है वो है, जयसमंद झील में स्थित सबसे छोटे टापू का नाम आपको बताना है। तो ये 2 प्रश्न जो हैं वो आज के वीडियो के संदर्भ में आपसे पूछे जा रहे हैं और आशा की जा रही है कि अधिक से अधिक साथी जो हैं वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों का सही जवाब कमेंट के माध्यम से मुझे देंगे। इसके अलावा जयसमंद झील के निकट पहाड़ी पर चित्रित हवा महल तथा रूठी रानी का महल भी स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर रियासतों के मध्य देबारी समझौता हुआ? तो मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर रियासतों के मध्य देबारी समझौता जो हुआ था वो हुआ था महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो हैं वो शासक बने थे जयसिंह के पश्चात और इनका शासनकाल है 1698 से 1710 का। और 1710 में अल्पायु में ही जो है वो अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए बात देबारी समझौते की चली है तो आपको ये पता होना चाहिए कि समझौते के तहत क्या हुआ। तो देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक, सवाई जयसिंह को आमेर का शासक तथा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कंवरी, से उत्पन्न संतान को आमेर का उत्तराधिकारी बनाने पर समझौता हुआ। मतलब अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री है चंद्र कंवरी, उससे जो संतान प्राप्त होगी वही जो है वही संतान आमेर की अगली उत्तराधिकारी बनेगी। तो ये समझौता जो है इसके तहत क्या प्रावधान हुआ, एक तो अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया गया और सवाई जयसिंह को जो है वो आमेर का शासक स्वीकार कर लिया गया और इसके अलावा चंद्र कंवरी से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो आगे चलकर आमेर का उत्तराधिकारी बनेगी। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी जिनके शासनकाल में मराठों ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह पर आक्रमण कर दिया था तथा इसे पराजित भी किया। तो किस मेवाड़ के शासक के काल में मराठों ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह पर आक्रमण कर इसे पराजित किया? तो ये घटना हुई थी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का जो काल था वो था 1710 से 1734 और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जो थे वो कौन थे? तो ये जो थे वो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पुत्र थे। 1733 में मराठों ने जयपुर पर आक्रमण किया था और सवाई जयसिंह को पराजित किया था। काफ़ी मात्रा में धन लूटकर ये ले गए थे मराठा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुरडा सम्मेलन संपन्न हुआ। तो हुरडा सम्मेलन से संबंधित साथियों कई प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सारे के सारे समाधान को मैं इसी प्रश्न के तहत पूरा कर रहा हूँ। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। पूरी तारीख परीक्षा में आ सकती है, केवल वर्ष भी आ सकता है। तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुरडा सम्मेलन। पहली जो बात आ रही है इसमें कि हुरडा स्थित है, ये प्रश्न आता है। तो हुरडा जो है वो है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में और ये पहले जो था वो मेवाड़ रियासत में आता था। अब देखिए हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, ये भी परीक्षाओं में आता है। तो मराठों के विरुद्ध
समस्त राजपूतों को संगठित करना, मतलब सभी राजपूत रियासतों को मराठों के विरुद्ध संगठित करना, ताकि किसी भी रियासत पर यदि मराठी आक्रमण करेंगे तो सारी की सारी राजपूत शक्तियां उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगी। तो यह था इसका उद्देश्य, बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य था। अब देखिए सम्मेलन का अध्यक्ष, इसमें आप ध्यान में रखिए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, एक तो प्रश्न ये आता है, और एक आता है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसे प्रदान की गई थी। तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु इनकी मृत्यु हो जाने से सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। दोबारा देख लीजिए, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु मृत्यु होने के कारण इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था, आयोजनकर्ता कौन था, तो आयोजनकर्ता था जयपुर का शासक सवाई जयसिंह, क्योंकि 1727 में जो है वो जयपुर शहर इसके द्वारा बसा दिया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न आता है हुरडा सम्मेलन की असफलता का कारण, ये सम्मेलन असफल क्यों रहा। तो असफल रहा था राजपूत शासकों का आपसी मनमुटाव तथा लालच, क्योंकि कई ऐसी रियासतें थी जिनका मराठों से अच्छा संबंध था, तो वो इस सम्मेलन में आ तो गए थे, लेकिन वो इस सम्मेलन के प्रति उतने वो सेक्रीफाइस्ड नहीं हो पाए जितने अन्य शासक हो पाए। बात यही है, तो राजपूत शासकों का आपसी मनमुटाव था और लालच जो है वो इस सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण रहा है। तो ये सारे आप हुरडा सम्मेलन से संबंधित पॉइंट्स याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संग्राम सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी जिसके शासनकाल में मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ रियासत से कर वसूला। तो किसके काल में मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ रियासत से कर वसूला था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ रियासत से कर वसूला। तो ये हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का जो काल था वो 1734 से 1778 ईस्वी था, ये आप ध्यान में रखिए। वैसे अगर साथियों अगर हम बात करें तो अमर सिंह के पश्चात जो है जितने भी मेवाड़ के शासक बने हैं वो उत्तरोत्तर अयोग्य ही बने हैं, कमजोर ही बने हैं। वो जो शाख महाराणा प्रताप तक थी मेवाड़ राजवंश की, उस शाख में महाराणा प्रताप के पश्चात निरंतर जो है वो ह्रास होता ही चला गया है। अगला प्रश्न है, पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किसने संपन्न करवाया था। तो पिछोला झील में जगनिवास महल का जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो है अपन ने पिछोला झील में जगमंदिर महलों के बारे में पढ़ा था। जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य जो है वो किसके द्वारा शुरू करवाया गया था, कर्ण सिंह के द्वारा, और पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था, कर्ण सिंह के पुत्र जो हैं जगत सिंह प्रथम के द्वारा। तो और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जगनिवास महल की, तो जगनिवास महल अगर पूछा जाए तो उत्तर आ जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, जगत विलास ग्रंथ की रचना किसने की थी। जगत विलास ग्रंथ, जगत विलास जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी कवि नेकाराम के द्वारा। तो कवि नेकराम के द्वारा जगत विलास ग्रंथ की रचना की गई थी। और ये नेकराम जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे, ये जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में सहायक संधि की थी तथा मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास समाप्त हो गया। तो महाराणा भीम सिंह के द्वारा 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की गई थी और इसके बाद मेवाड़ का गौरवपूर्ण जो इतिहास है वो समाप्त हो गया था। 1778 से 1818 ईस्वी तक महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के शासक थे। भीम सिंह जो थे वो जगत सिंह द्वितीय के पुत्र थे और भीम सिंह की जो है वो 1828 में मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए इस संधि के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये जो संधि की गई थी भीम सिंह के द्वारा, इस संधि पर मेवाड़ की ओर से किसने हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस संधि पर मेवाड़ की ओर से आसिंद भीलवाड़ा के ठाकुर थे अजीत सिंह चुंडावत। अजीत सिंह चुंडावत ने तो मेवाड़ की ओर से हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर, और अंग्रेजों की ओर से जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। अब 1818 में संधि हो गई, इस सहायक संधि कर ली मेवाड़ ने, और 1818 से 1821 तक मेवाड़ का जो शासन है
वो कर्नल जेम्स टोड के हाथों में रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब वीडियो का आखिरी प्रश्न है कृष्णा कुमारी विवाद। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, कृष्णा कुमारी विवाद का जो संबंध है वो किन किन रियासतों से रहा है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो 3 रियासतों से इसका जो है विवाद का संबंध रहा है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। वैसे अगर साथियों प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये 2 रियासतों से जुड़ा हुआ ही विवाद था, मारवाड़ और आमेर। क्योंकि मारवाड़ और आमेर के जो शासक थे वो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को प्राप्त करने के लिए आपस में उलझते रहे और आखिर में किस तरह से विषम परिस्थितियों में कृष्णा कुमारी को जहर देकर कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, पहले तो आप प्रश्न समझ लीजिए, कृष्णा कुमारी विवाद का संबंध किन किन रियासतों से रहा है, तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत से रहा है। और कृष्णा कुमारी जो थी वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की अति सुंदर पुत्री थी। इसके विवाह को लेकर आमेर तथा मारवाड़ रियासतों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था और इसी विवाद को लेकर 1807 में एक युद्ध भी लड़ा गया था जो परीक्षाओं में आता है, गिंगोली का युद्ध। ये आपको ध्यान में रखना है, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित था ये युद्ध। गिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया था और ये जो युद्ध था वो किन किन के मध्य लड़ा गया था इसका देखो अभी हम जिक्र करेंगे। इसकी बात करने से पहले आप एक बात और ध्यान में रख लीजिए, 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी और ये विवाद जो है वो समाप्त हुआ। देखिए साथियों, महाराणा भीम सिंह जो मेवाड़ के अंतिम शासक थे, उनकी 16 वर्षीय पुत्री थी कृष्णा कुमारी और ये अत्यधिक सुंदर थी। और मारवाड़ के शासक थे राव भीम सिंह। मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह के साथ जो है वो मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया था। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय किया था, तो वो मारवाड़ या जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ किया था। नाम एक ही हैं, आप घबराइए नहीं। मेवाड़ के लिए महाराणा लगता है, मारवाड़ के लिए राव लगता है। तो राव भीम सिंह के साथ इनका विवाह संबंध तय हो गया था। लेकिन शादी से पहले ही जो है वो मारवाड़ के शासक भीम सिंह की, राव भीम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री का जो विवाह है वो आमेर के राजा जगत सिंह के साथ तय कर दिया। तो जाहिर सी बात है, भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो महाराणा भीम सिंह ने जो है वो अपनी पुत्री का विवाह आमेर के राजा जगत सिंह के साथ तय कर दिया। अब देखिए यहाँ अड़चन कहाँ से आई वो देखिए आप। राठौड़ भीम सिंह का भाई जो था वो था मान सिंह और महाराणा भीम सिंह के इस निर्णय से राव भीम सिंह का जो भाई था मान सिंह वो काफ़ी नाराज हुआ और वो महाराणा भीम सिंह के पास गया। उसने कहा कि अभी तक हमारा वंश जीवित है, अर्थात मेरा भाई मरा है, मैं तो जीवित हूँ, कृष्णा कुमारी के साथ शादी हर हाल में मैं करूँगा। ये कहकर जो है वो मान सिंह जो है वो मारवाड़ वापस चला गया। जब इस बात का पता आमेर के राजा जगत सिंह को चला तो आमेर के ऊपर अमीर खां पिंडारी की सहायता से उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मान सिंह भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गया और 1807 में आमेर और मारवाड़ की जो सेना है वो नागौर के परबतसर कस्बे के समीप पड़ता है गिंगोली स्थान। यहाँ पर आमने सामने हुई, दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में मारवाड़ की सेना जो है वो पराजित हो गई। लेकिन बाद में अमीर खां पिंडारी के दबाव के कारण जो है वो 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और इस तरह से जो है इस मेवाड़ राजवंश का हमने समापन कर दिया है। आशा है आपको मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ये चारों भाग अत्यधिक पसंद आए होंगे। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे प्रस्तुत की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके बीच सबसे पहले पहुंच सकें। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उससे पहले आपके लिए जो इस वीडियो के प्रश्न हैं वो मैं पुनः दोहरा देता हूं। प्रश्न यही था कि जयसमंद झील में स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, जयसमंद झील में स्थित सबसे छोटे टापू का नाम क्या है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।